गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यम जायसवाल। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ कैसे इन्वेंट हुआ या कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है ना। माफ करिएगा, मैंने इन्वेंट वर्ड यूज किया है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी और बेसिक बातों को हम लोगों को समझना है कि इन्वेंट और डिस्कवरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इट इज अ हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या है, आप इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं इसकी कि सर इसको प्रूफ करके वो वेरीफाइड किया जा सकता है, इसको इसे वो डेरिवेशन नहीं दिया सकता कि नहीं नहीं ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट वाज आल्सो अ हाइपोथेसिस, ठीक है ना। वो भी एक हाइपोथेसिस था। और ये भी आपका कूलम्ब्स लॉ भी एक हाइपोथेसिस है। तो कूलम्ब्स लॉ किस तरह के स्टेटमेंट की बात करता है? कूलम्ब्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। मतलब क्या, वो किसी क्वांटिटी के प्रॉपर्टी को बता रहा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर क्वांटिटी के प्रॉपर्टी को कैसे बता रहा है? जरा सोचो कि जब आप ये सोचिए कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का क्या डिस्टेंस है, वो भी एक क्वांटिटी है, और इसका कितना मैग्नीट्यूड है वो भी एक क्वांटिटी है। इन दोनों फैक्टर पे क्या डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स को किसके थ्रू बता रहा है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। और बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही अद्भुत चीज ये है कि ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कूलम्ब्स ने तब बताया जब उसको चार्ज की क्वांटिटी का कोई मैग्नीट्यूड नहीं पता था। मतलब तब तक जैसे कूलम्ब्स 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब आज आप कहते हैं, तो वो 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब जो चार्ज है वो कूलम्ब्स ने कूलम्ब्स लॉ से पहले नहीं आया था, ठीक है ना। तो वो तो उसके सम्मान में कूलम्ब्स लॉ हम लोग 1 कूलम्ब 2 कूलम्ब बोलते हैं, 3 कूलम्ब की उसका चार्ज है। तो सबसे स्ट्रेंज चीज यही है। देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूं इसमें और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उनको मास के बारे में पता था। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द मास, उनको पता था क्वांटिटी कि जो मास होता है उसकी क्वांटिटी हम लोगों ने पहले से निर्धारित कर रखी थी, वो किलोग्राम था। लेकिन कूलम्ब के साथ सबसे अलग चीज ये था कि वो कोई ऐसा मास का चार्ज का ऐसा कोई यूनिट नहीं जानते थे। वो चार्ज की क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते थे। तब तक हमारे पास मेजरिंग कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो चार्ज को मेजर कर सके, कोई किसी पे कितना चार्ज है कितना नहीं। इसीलिए ये कूलम्ब्स का ये जो लॉ है वो उनको और स्पेशल बना देता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना क्वांटिटी को मेजर किए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स लॉ कहां पे वैलिडेट होता है, किस तरह की जगह पे वो काम करता है? तो कूलम्ब्स लॉ वर्क बिटवीन, देखिएगा, कूलम्ब्स लॉ वर्क बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ किसके बीच में काम करता है? पॉइंट चार्जेस के बीच में काम करता है। यानी कि कभी भी ये किसी बड़े बॉडी के चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को नहीं डिफाइन कर सकता है। वो किसके बारे में डिफाइन करता है? 2 पॉइंट चार्ज। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग को बड़े बॉडी या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो यही है कि जब दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखा हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस पे रखा हो और उन दोनों पॉइंट चार्ज पे कुछ मैग्नीट्यूड हो चार्ज का, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो किसने दिया? कूलम्ब्स ने दिया। तो यानी कूलम्ब्स लॉ वैलिडेट फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। दूसरा क्या है? लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि कूलम्ब्स लॉ वैलिडेट फॉर पॉइंट चार्जेस एंड लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं, इस तरह समझते हैं। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि जो कूलम्ब लॉ है वो किस पे बना था। देखिए कूलम्ब्स लॉ में सबसे जो बड़ी बात थी वो एक चीज़ तो क्लियर थी कि न्यूटन्स लॉ से कूलम्ब्स को इतना बेनिफिट तो हो रहा है कि वो ये समझ पा रहा है कि किस तरह से क्या प्रोडक्ट काम कर रहा है, या फिर इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो न्यूटन्स का था, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या वो एप्लीकेबल है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कूलम्ब्स के साथ ये है कि वो क्वांटिटी नहीं जानता है, वो चार्ज की क्वांटिटी नहीं जानता है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। दिस इज अ हाइपोथेसिस, ये एक हाइपोथेसिस है,
ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। और दूसरी बात क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो कूलाम का मेन कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन ये था कि इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को वेरीफाइड करना। ये तो बड़ा आसान है, ये तो न्यूटन्स लॉ से ये तो हम सब बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो इन दोनों से हम लोग को एक चीज़ और मिल गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट को ला दिया एंड दैट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलाम्स लॉ, बेसिकली यही कूलाम्स लॉ है। ठीक है ना, कूलाम्स ने बोला जो फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, it is directly proportional to product of charges and it is inversely proportional to square of distance between the point charges. ठीक है ना, so from these both statement we can conclude that F is directly proportional to the product of charges upon square of distance between them and hence F is equals to K Q1 Q2 upon R square, K1 K Q1 Q2 upon R square। तो ये तो निकल गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, इट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का क्या मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग इससे निकाल लिए। ठीक है ना, अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि K को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, एंड टिल देन ये आप अभी कह देंगे सर ये 1/4πε0, कुछ लोग पहले से पढ़ के बैठे होंगे तो उनको ये लग रहा होगा सर K क्यों नहीं लिख रहे 1/4πε0। तो कूलाम्स ने नहीं बताया था, कूलाम्स ने नहीं बताया था 1/4πε0, वो तो गॉस थ्योरम से बाद में निकल के आया ये। ठीक है ना, इस बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये तो फोर्स हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड किस तरह से काम कर रहा है। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, ये इस पे चार्ज, इस पे Q1 है और ये आपका Q2 हो गया। ठीक है, ये आपका R हो गया। ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये समझिए कि ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जब हम लोग कंसीडर करेंगे Q1 के लिए तो फोर्स कौन लगाएगा, Q2। फोर्स कौन लगाएगा, Q2। और Q2 को फोर्स किधर लगेगा, अलोंग Q1। ठीक है ना, Q2 और Q1 से मिलाने वाली लाइन, लेकिन किसकी तरफ, Q1 की तरफ लगेगी। ठीक है ना, सो द फोर्स विल बी एक्ट अलोंग Q2 टू Q1। ठीक है ना, जो लाइन ज्वाइन की हुई है। ठीक है ना, तो व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होता है, इट इज जो फोर्स का डायरेक्शन होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो हो गया वो तुम्हारा आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक छोटा सा एनिमेशन देखेंगे और उस एनिमेशन को देखने के बाद हम लोग समझें कि कैसे कूलाम्स ने डिस्कवर किया था। ये चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये बात ये मैंने बताया ना कि हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ K, हम लोग को K की वैल्यू कैसे मिली, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग उसके सेटअप को देखते हैं और उसके सेटअप को समझते हैं। A French physicist defined the electrostatic force of attraction and repulsion between two charged particles. This law was defined after an extensive study of force between the charges using a torsion balance. A torsion balance has an insulating rod with a metal-coated ball at one end and a balancing sphere at the other. This rod is suspended with the help of a suspension fiber. The graded circular scale gives a measure of the displacement of the sphere due to repulsion. Another static sphere, which is identical in size to the metal-coated ball, is placed at the zero mark. A micrometer screw at the top helps adjust the distance between the free and rotating spheres. The static sphere is first given a charge Q
by bringing a charged object in contact with it. Then, the rotating sphere is brought in contact with the static sphere using the micrometer screw. Due to conduction, the charged static sphere now loses half of its charge, that is, Q by 2 to the other sphere. This happens because the two metal spheres are identical in size. Now, both the spheres are identically charged with a charge of Q by 2 each. They start repelling each other since like charges repel. The measure of repulsion is the amount of deflection or the angle through which the sphere attached to the rod is displaced. The static sphere is now discharged by grounding. To recharge the static sphere, the rotating sphere is brought in contact with the static sphere using the micrometer screw. Again, due to conduction, the spheres now have a charge Q by 4 each. As both the spheres are identically charged, they repel each other. However, the angle of deflection observed is lesser than the previous observation for charge Q by 2 on each sphere. Therefore, it can be concluded that as the charge on the spheres decreases, the force of repulsion between them also decreases. From these experiments with charged spheres at constant distances, it was concluded that the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of the charges. If the charges are Q1 and Q2, then electrostatic force F between them is proportional to Q1 into Q2. Let this be equation 1. Now, keeping the charge on each sphere constant, if the distance between the charged spheres is varied using the micrometer screw, the angle of deflection is found to be inversely proportional to the square of the distance r between the charges. Since the force of repulsion is proportional to the angle of deflection, we can say that the electrostatic force F between the charges Q1 and Q2 is inversely proportional to the square of the distance r between the charges. Let this be equation 2. Thus, according to Coulomb's law, the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Hence, the electrostatic force F between charges Q1 and Q2 separated by a distance r is proportional to Q1 Q2 by r square. Let this be equation 3. A constant of proportionality k is used to get the equation F is equal to k Q1 Q2 by r square. चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1.5 देखते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है? अ चार्ज मेटेलिक स्फेयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड. ठीक है ना, एक चार्ज मेटेलिक स्फेयर है, एक चार्ज मेटेलिक स्फेयर है जो कि एक नायलॉन थ्रेड से, ये एक नायलॉन थ्रेड है और इस नायलॉन थ्रेड से ये क्या है, सस्पेंडेड है. ठीक है ना. अब बोल रहा है क्या, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फेयर बी इज हेल्ड बाय इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू द ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर. और दूसरा कोई स्फेयर है जो जिस पे चार्ज बी है वो कहाँ तक लाया गया है, उसको 10 सेंटीमीटर क्लोज लाया गया है ए के से. ठीक है ना. अब समझिए उसका ये क्या बोल रहा है कि as shown in the figure the resulting repulsion of A is noted. अब देखिए जो इनके बीच का रिपल्सन है उसको नोट किया गया है. और क्या, फॉर एग्जाम्पल बाय साइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑन इट्स शैडो ऑन स्क्रीन. तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से टॉर्च जला देंगे, टॉर्च जला करके स्क्रीन पे देखेंगे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि डिफ्लेक्शन के लिए इसको तो नहीं पकड़ सकते ना, वो डिफ्लेक्शन हम लोग बाय द मीन ऑफ शैडो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. फिर क्या है, स्फेयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फेयर सी एंड डी रिस्पेक्टिव. दूसरे सीन में क्या हो रहा है, दूसरे सीन में हो रहा है कि जो ए है उसको अनडिस्चार्ज मतलब कि अनचार्ज,
ठीक है ना। स्फीयर सी और डी से बी और ए और बी को रिस्पेक्टिवली सी और डी से क्या कराया गया, टच कराया गया। सी और डी दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, अनचार्ज और आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों स्फीयर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। और अगर आइडेंटिकल हैं, इस सिचुएशन में क्या मिलेगा आपको कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है ना। तो ये अगर Q है तो ये क्या हो जाएगा, Q, जो नया Q होगा वो क्या हो जाएगा, Q/2 और Q/2। इसमें क्या आ गया था, अगर यहाँ पे Q2 था तो ये क्या हो जाएगा, Q2/2 और ये हो जाएगा Q2/2, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या किया गया, इस जो भी आपका ये जो अनचार्ज है उसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया और इसको हटा दिया गया। अब आपको क्या मिल रहा है, फिर से उन्होंने बोला कि C and D are then removed and B brought closer to A to the distance of 5 सेंटीमीटर। इस बार 10 सेंटीमीटर नहीं रखा है, इस बार इसने क्या कर दिया है, इसको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ला दिया है, ठीक है ना, सेंटर से। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के उस पे इसमें क्या आपको रिपल्सन मिलेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि इनिशियली इस पे चार्ज QA था या इनिशियली इस पे चार्ज Q था, Q1 था, और इस पे मान लीजिए इनिशियली चार्ज Q2 था, ठीक है ना। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि Q1 जो है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा Q1/2 और ये भी क्या हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया Q1/2। तो जो न्यू चार्ज है, न्यू चार्ज ऑन A वो क्या मिल गया आपको, Q1 डैश बराबर Q1/2, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, दूसरा क्या है, न्यू चार्ज ऑफ B क्या हो जाएगा, तो न्यू चार्ज ऑफ B Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q2/2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया। अच्छा न्यू पोजीशन, तो न्यू पोजीशन कितना हो गया, जरा सोचिए। न्यू पोजीशन जो आपका है वो कितना है, पहले मान लीजिए R था 10 सेंटीमीटर, तो अब क्या हो गया R/2, तो ये हो गया न्यू पोजीशन हो गया आपका। अब देखिए जो न्यू फोर्स होगा यानी F डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, K Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या मिल गया हमको, फ्रॉम आप लोग देख सकते हैं, पहले हम लोग निकाल रखे, तो यहां से क्या मिल रहा है, K Q1 डैश के क्या हो जाएगा Q1/2 इंटू Q2 डैश बराबर Q2/2 अपॉन R डैश बराबर R/2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर यानी R/2 इंटू R/2। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। जरा देखिए ये इसकी वैल्यू के क्या है, बराबर है, ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब इससे हम लोग को क्या मिल गया, F इज इक्वल्स टू F डैश, यानी कि जो बाद में रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने कुलाम्स लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग कुलाम्स लॉ का एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था K, मैं बार बार एक चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि K क्या है, व्हाट इज़ द K, वैल्यू ऑफ K, क्योंकि जो मेन कुलाम्स के लॉ में जो मेन उसका पोर्शन है वो यही है, K क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K। तो चलिए K को हम लोग समझते हैं। तो K इज़ द वैल्यू इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड इफ देयर सेपरेशन इज 1 मीटर, ठीक है ना। तो K है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। एज्यूम करिए कि दो चार्ज है Q, दोनों बराबर है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम। और मान लीजिए ये दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए। इस सिचुएशन में क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल्स टू K। सो व्हाट इज K? K इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 1 कूलम ऑफ चार्ज
एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यही आपका क्या है, वैल्यू ऑफ Q है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब्स लॉ में क्या रिलेशन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए पहली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो मासेस के बीच में लगता है और कूलम्ब फोर्स जो है वो किस में लगता है, वो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, इट इज ये भी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है और ये भी आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है। ठीक है ना, दोनों क्वांटिटेटिव है। तीसरा क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और फॉर्चुनेटली ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अगला, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम लोग बता कर रहे थे तो हम लोग को मास की यूनिट पता था, लेकिन जब कूलम्ब्स लॉ बताया, कूलम्ब्स ने या कूलम्ब्स फोर्स बताया, तो उस समय हम लोग चार्ज के क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते थे। इट कुड बी मेजर, मासेस कुड बी मेजर, बट चार्ज के मेजर उस समय नहीं किया जा सकता था। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर और कूलम्ब फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या है, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। ठीक है ना। ये फिर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर मैटर, हर ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरी ऑब्जेक्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी मैटर इन नेचर, every object in nature, और ये क्या है, ऐसा इसके साथ नहीं है, ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है। ठीक है ना। तो इट इज एप्लीकेबल विच पॉजेस, इट इज एप्लीकेबल for those object it is applicable for those object which possess charge, जिनके पास चार्ज होता है सिर्फ वो ये वहां पे एप्लीकेबल होता है। ये एक वेरी वीक फोर्स है, वीक फोर्स, और ये क्या है, दिस इज वेरी स्ट्रांग फोर्स, वेरी स्ट्रांग फोर्स। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक बहुत वीक फोर्स है और ये क्या है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1.3।
check that the ratio ke square is upon gme upon mp is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of the ratio. What does the ratio signify? ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप चेक करिए कि क्या के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन विद इन एन एटम। तो हम लोग एटम के अंदर देखते हैं, हम लोग यही समझते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने पहले भी लेक्चर में इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वट देखिए जैसे इसने बोला है कि हम लोग को चेक करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज के। तो के इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, ठीक है। के आपका क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। फिर आपका ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चलिए एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या डायमेंशन ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसका यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, कूलम्ब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है केजी, किलोग्राम, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन ये भी आपको पता है केजी, किलोग्राम। अगर हम लोग वैल्यूज की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सो वैल्यू ऑफ के इज, the value of k is 9 into 10 to power 9, ठीक है ना। और वैल्यू ऑफ g कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ g है 6.67 into 10 to power -11। वैल्यू ऑफ ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to power -19 कूलम्ब, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी। फिर आप इसको लिख सकते हैं, कूलम्ब हो गया। ये कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to power -31 kg। mass of proton, so it is 1.67 into 10 to power -23। चलिए अब इस डिटेल के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि what is the dimensional formula, what should be the dimensional formula of ke square upon g m e m p. So putting all the value of dimensional formula and unit n m square, कूलम्ब स्क्वायर, फिर कूलम्ब स्क्वायर
अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 और फिर क्या मिल रहा है आपको kg स्क्वायर। सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से -2 ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इट इज, इट हैज़ नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। ठीक है ना, इससे क्या समझ में आ गया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ई की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी 6.67 × 10⁻11. What is value of mass of electron? So it is what? The mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. ठीक है, and what is the mass of proton? So mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27. ठीक है ना, तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, so what will we find? What will we find? What is the value of? So वैल्यू हम लोग कितनी मिलेगी, हम लोग को वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करिए इसको, हम लोग को वैल्यू मिलेगी 2.3 into 10⁻39. ठीक है ना, एंड हम लोग जान रहे हैं इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन, इसलिए हम यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। इट इज अ डायमेंशनल वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज ऑलमोस्ट 39 टाइम्स स्ट्रांगर, 39 टाइम्स 10⁻39 टाइम्स स्ट्रांगर है। आप समझ सकते हैं 10⁻39 टाइम्स स्ट्रांगर मतलब कितना, ठीक है ना, और उसका भी ट्वाइस। ठीक है, तो इतना स्ट्रांग फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, और यही रीजन है कि किसी एटॉमिक मॉडल में, किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करते, बिकॉज इट हैज वेरी माइन्यूट इफेक्ट, बहुत ही छोटा इफेक्ट होगा उसका, बहुत ही इतना छोटा होगा कि हम लोग यार नेग्लेजिबल होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना कम, अब जरा सोचिए इसी का इन्वर्स समझ लीजिए कि इतना कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए व्हाट विल वी सी इनसाइड ऑफ द एटम, वी सी दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी नेवर से दैट इट इज हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बाइंडेड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि उसके बाइंडेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए मैं बार बार उसी के पे चल रहा हूं। अब आप लोग क्या देखते हैं, बाद में जो मॉडिफाइड कूलम्ब्स लॉ हो गया वो k इज इक्वल्स टू 1/4πε0 यूज करने लगा गया। तो ये 1/4πε0 आया कहां से, ये आया आपके गॉस लॉ से, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ से हम लोग समझेंगे कि 1/4πε0 आया कहां से। मैं आपको वहां पे स्पेशली बताऊंगा, लेकिन ये यानी इनिशियल जो कूलम्ब्स ने जो लॉ दिया था वो था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हमने बता दिया K इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9। बाद में उसको मॉडिफाइड किया गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, और हम लोग को समझ में आया कि F इज इक्वल्स टू, इट इज नॉट K बट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसके आने से हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को इसके आने के लिए से एक नया फैक्टर मिल गया, और वो था परमिटिविटी। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। एक नया फैक्टर मिला जो कि किसकी प्रॉपर्टी थी, परमिटिविटी वाज द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये किसकी प्रॉपर्टी थी, एक मीडियम की प्रॉपर्टी थी। परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी थी, मीडियम की प्रॉपर्टी थी। क्योंकि हम लोग एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस, यानी कि एक नया फैक्टर था। यानी कूलम्ब्स लॉ ने सिर्फ इतना बोला कि इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो कभी कूलम्ब्स लॉ आपसे पूछेगा तो कभी भी आप परमिटिविटी की बात नहीं करेंगे। परमिटिविटी बाद में मॉडिफाइड फॉर्म में आया। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन इज, अगर मान लीजिए कोई और मीडियम हो तो वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये उस मीडियम के लिए है
जो दूसरे मतलब दूसरे मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पे ये किसकी परमिटिविटी है? इट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई भी मीडियम है, कुछ भी परमिटिविटी। यानी कि जो कुलाम्स लॉ था वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि वो उसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना है या उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा था जो पॉइंट चार्जेस हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह के मीडियम में रखा हुआ है। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम का हैज नो रोल ऑफ मीडियम, नो रोल ऑफ मीडियम। ठीक है, उसका क्या होता है, कोई रोल नहीं होता है। Question is, what is the force between two small charge spheres having charges of 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 cm apart in air? ठीक है ना। तो अब यहां पे पूछ रहा है क्या क्या दिया हुआ है, what it is given. So it is Q1 दिया हुआ है, Q1 is equals to 2 × 10⁻⁷ coulomb. Q2 बराबर कितना दिया हुआ है, Q2 is equals to दे रखा है 3 × 10⁻⁷ coulomb. ठीक है ना। और अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर. क्योंकि हम लोग इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज मीटर इज द एसआई यूनिट. तो हर चीज हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे. तो पहला आप मान लीजिए चार्ज कितना हो गया, 2 × 10⁻⁷, और इस पर कितना हो गया 3 × 10⁻⁷, और इनके बीच में फोर्स. तो हम लोग कूलम्बिक फोर्स का इक्वेशन लगाते हैं. F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R². तो यहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² से F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁷, ठीक है ना, इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन 0.3 का होल स्क्वायर. सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल, ये आपका स्क्वायर से ये 0.3 का स्क्वायर से इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना होगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, इट इज द आंसर. चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. So first question is, what is the distance between the two small spheres? And the second question is, what is the force on the second sphere due to the first? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया. 2 पॉइंट चार्जेस हैं. फर्स्ट पे कितना चार्ज है, 0. व्हाट इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट, दैट इज 0.4 माइक्रोकूलम. इस पे कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम. ठीक है ना, ये निगेटिव है. अब इनके बीच में डिस्टेंस आपको पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. आपको बोल क्या रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, जो स्मॉल स्फीयर है ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज जो है कितना है, ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर. तो फर्स्ट से सेकंड पे फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट इज 0.2 न्यूटन. सो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से हम लोग पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R². सो यहां से क्या मिल गया, R² इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन F. चलिए हम लोग वैल्यू रखेंगे तो R² बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 9 × 10⁹ इंटू Q1 बराबर कितना हो गया, 0.4 माइक्रोकूलम है यानी 10⁻⁻⁶, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा 0.8
माइनस लेने लगे, हम लोग यहाँ पे नेचर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 0.8 इंटू 10 टू पावर -6 और अपॉन f की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है ना। तो ये 0.2 से ये 0.4 कैंसिल आउट करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गया, ठीक है। तो बाकी हम सॉल्व करेंगे, तो व्हाट विल वी फाइंड, हम लोग को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 144 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है ना। ये हम लोग क्या मिल रहा है मीटर स्क्वायर। दिस द वैल्यू ऑफ आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144 इंटू 10 टू पावर -4। सो व्हाट विल वी फाइंड, हम लोग क्या मिल जाएगा वैल्यू 0.12 मीटर। दिस इज द आंसर। चलिए ठीक है, अब समझते हैं इसको। ये हम लोग कूलॉम्स लॉ समझ गए। तो हम लोगों ने आज पढ़ा कि कूलॉम्स लॉ क्या था, कूलॉम्स लॉ कैसे डिस्कवर हुआ, कूलॉम्स लॉ में क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कूलॉम्स लॉ जब डिस्कवर हुआ उसके पहले क्या सिचुएशंस थी, कूलॉम्स लॉ के बाद क्या ऐसा चीजें बदल गई, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उसके बाद उसको और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।